ये एक ऐसा सवाल है जो शायद कभी ना कभी हम सबके दिमाग में आता ही है। हाँ, बिल्कुल आता है। क्या ये मुमकिन है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली फार्मेसी, मतलब एक ऐसा दवाखाना जो किसी बाहरी अस्पताल या लेबोरेटरी में नहीं, बल्कि सीधे हमारे अपने दिमाग के अंदर मौजूद हो, ये सच में एक बहुत ही गहरा सवाल है। है ना? एक ऐसी दवा जो बिना किसी बाहरी इंजेक्शन या किसी कड़वी गोली के शरीर की सबसे भयंकर और जानलेवा बीमारियों को हराने की ताकत रखती हो। बिल्कुल। और देखा जाए तो आम तौर पर हमारी पूरी मेडिकल समझ इसी बात पर टिकी है कि अगर शरीर में कोई फिजिकल बीमारी आई है तो उसे खत्म करने के लिए बाहर से कोई फिजिकल दवा ही डालनी पड़ेगी। सही बात है। सदियों से हम शरीर को बस एक मशीन की तरह मानते आए हैं। एकदम सही। मतलब अगर मशीन का कोई पुर्जा खराब हुआ है तो बाहर से एक मैकेनिक आएगा, नया पुर्जा या तेल डालेगा और मशीन ठीक हो जाएगी। हाँ, हम बीमारी को बस एक बाहरी हमले की तरह देखते हैं। लेकिन आज के इस गहन अध्ययन में हम डॉक्टर जो डिस्पेंजा की मशहूर किताब यू आर द प्लेसिबो के उन पहलुओं पर बात करने वाले हैं जो इस पूरी मशीन वाली सोच की एक तरह से धज्जियां उड़ा देते हैं। हाँ, ये किताब बहुत ही क्रांतिकारी है। हमारा मुख्य मकसद आज ये समझना है कि कैसे हमारी सोच, हमारी दबी हुई भावनाएं और हमारे विश्वास सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक तसल्ली तक सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये असल में हमारे शरीर की बायोलॉजी, डीएनए और खून की केमिस्ट्री को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जब इसके पीछे का विज्ञान समझ आता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे इंसानियत का कोई बहुत बड़ा रहस्य खुल गया हो। हाँ, और इस विषय की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये सिर्फ हवाई बातें नहीं करता। ये सीधे तौर पर हमारी न्यूरोलॉजी से जुड़ा है। मतलब कोई जादू टोना नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब हम कहते हैं कि इंसान का विश्वास उसके शरीर को बदल सकता है, तो हम उन न्यूरल सर्किट्स और रासायनिक प्रतिक्रियाओं की बात कर रहे हैं जो एक विचार के पैदा होते ही शरीर में दौड़ने लगती हैं। तो चलिए इसे समझने के लिए किताब में दी गई एक बेहद हैरान करने वाली सच्ची घटना से शुरुआत करते हैं। हाँ, वो कैंसर वाले मरीज की कहानी। एकदम सही। एक युवा आदमी था जिसे डॉक्टर्स ने कैंसर डायग्नोस किया था। और वो भी आखिरी स्टेज का कैंसर। बाप रे। डॉक्टर्स ने साफ साफ कह दिया कि मेडिकल साइंस के पास इसका कोई इलाज नहीं है। उसके पास जीने के लिए मुश्किल से 3 महीने बचे थे। उस इंसान ने ये बात मान भी ली और घर आकर अपनी वसीयत तक बना ली। जो कि कोई भी इंसान करेगा उस स्थिति में। हाँ। लेकिन फिर उसके एक पुराने दोस्त ने उसे एक बड़ी अजीब सी सलाह दी। दोस्त ने कहा कि यार, जब सब कुछ खत्म ही हो रहा है तो क्यों ना तुम खुद को ये पक्का यकीन दिला दो कि तुम पूरी तरह से ठीक हो रहे हो। मेडिकल नजरिए से अगर कोई डॉक्टर ये सुनेगा ना, तो वो इसे एक बहुत ही बेवकूची भरी और खतरनाक सलाह मानेगा। हाँ, मतलब जब शरीर में ट्यूमर फैल रहा हो तो सिर्फ ये सोच लेना कि मैं ठीक हूं, ये विज्ञान के नियमों के खिलाफ लगता है। बिल्कुल लगता है। लेकिन उस आदमी के पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं, तो उसने अपनी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स उठाई और एक दराज में बंद कर दी। उसने खुद को एक मरीज मानना ही छोड़ दिया। हाँ, उसने खूब सारी कॉमेडी फिल्में देखनी शुरू कर दी। वो हर वक्त हंसता रहता और हर सुबह शीशे के सामने खड़े होके पूरे विश्वास से खुद से कहता कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। और इसका नतीजा सच में चौंकाने वाला था। चमत्कार से कम नहीं था। ठीक 3 महीने बाद जब उसके दोबारा टेस्ट हुए तो उसके शरीर में कैंसर का एक भी सेल मौजूद नहीं था। बीमारी जड़ से गायब हो चुकी थी। अब यहाँ जो घटना घटी ना, उसे विज्ञान की भाषा में प्लेसीबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसीबो इफेक्ट। हाँ, लेकिन इस शब्द को लोग अक्सर बहुत हल्के में ले लेते हैं। लोगों को लगता है कि प्लेसीबो का मतलब है बस एक झूठा दिलासा। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं। इसे एक बहुत ही क्लासिक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। सिरदर्द से परेशान लोगों के 2 अलग-अलग ग्रुप बनाए गए। पहले ग्रुप को सिरदर्द की एक असली जानी मानी दवा दी गई। ठीक है। और दूसरे ग्रुप को सिर्फ शक्कर से बनी एक सादी गोली दी गई। लेकिन उन्हें ये यकीन दिलाया गया कि ये एक नई, बहुत ही शक्तिशाली और महंगी दर्द निवारक दवा है। और मैं बताऊं, दोनों ही ग्रुप्स का सिरदर्द गायब हो गया। बिल्कुल, दोनों का सिरदर्द ठीक हो गया। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि शक्कर की उस गोली में तो कोई ऐसा केमिकल था ही नहीं जो दर्द मिटा सके। तो फिर दर्द गया कहाँ? दर्द उस गोली ने नहीं मिटाया, बल्कि उनके इस पक्के विश्वास ने मिटाया कि उन्होंने एक बेहतरीन दवा खाई है। उनके दिमाग ने उस विश्वास को पकड़ा और शरीर के अंदर खुद ही वो रसायन बना दिए जो दर्द को खत्म करते हैं। और हमारा जो दिमाग है वो स्प्रिंटर को कमांड देने वाला कंप्यूटर है। ये एक बहुत अच्छी तुलना है। मतलब अगर कंप्यूटर ने बीमारी का प्रिंट कमांड दिया तो प्रिंटर शरीर के अंदर बीमारी छापने लगेगा, और अगर स्वस्थ होने का कमांड दिया तो वो रिकवरी शुरू कर देगा। ये एनालॉजी काफी हद तक उस प्रक्रिया को एकदम सही दर्शाती है। हमारा शरीर अपने आप में कोई फैसला नहीं लेता। अच्छा। हाँ, वो सिर्फ उन कमांड्स को फॉलो करता है जो दिमाग उसे भेजता है।
जब उस कैंसर के मरीज ने खुद को यकीन दिलाया कि वो ठीक हो रहा है, तो उसके दिमाग ने इम्यून सिस्टम को एक नया ब्लूप्रिंट भेजा, कैंसर सेल्स को खत्म करने का ब्लूप्रिंट। लेकिन एक सेकंड, अगर सिर्फ यकीन कर लेने से कैंसर गायब हो सकता है और शक्कर की गोली से सिरदर्द मिट सकता है, तो उस वक्त दिमाग के अंदर बायोलॉजिकली चल क्या रहा होता है? यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। क्या दिमाग हवा से दवाइयां बना रहा है? हवा से नहीं, दिमाग अपने अंदर मौजूद रसायनों के खजाने से दवाइयां बनाता है। हमें ये समझना होगा कि हमारा दिमाग सिर्फ एक कैलकुलेटर नहीं है, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन फार्मेसी है। एक चलता फिरता रासायनिक कारखाना। बिल्कुल। किताब में इस फार्मेसी का एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है। एक 35 साल का नौजवान था जो सालों से माइग्रेन से तड़प रहा था। हाँ, दुनिया भर की दवाइयां उस पर बेअसर थीं। एकदम। फिर एक दिन एक न्यूरोलॉजिस्ट ने उसे एक नया और बेहद शक्तिशाली कैप्सूल दिया और कहा कि ये दर्द को जड़ से खत्म कर देगा। और उसने वो खाया? हाँ, और अगली सुबह उसका सालों पुराना दर्द छूमंतर हो गया। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो कैप्सूल अंदर से पूरी तरह खाली था। उसमें दवा का एक कण भी नहीं था। तो ये कैसे हुआ? इस खाली कैप्सूल ने ना उस नौजवान के दिमाग में एक ट्रिगर का काम किया। जब उसने वो निगला तो उसके अवचेतन मन ने मान लिया कि इलाज शुरू हो गया है। मतलब उसने उम्मीद लगा ली। हाँ, दिमाग एक एक्सपेक्टेशन मशीन की तरह काम करता है। जैसे ही दिमाग को उम्मीद हुई कि दर्द कम होने वाला है, उसने तुरंत अपनी फार्मेसी खोली और डोपामीन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स जैसे प्राकृतिक पेन किलर्स खून में छोड़ दिए। अरे बाप रे। और तो और एमआरआई स्कैन में साफ दिखता है कि जब कोई व्यक्ति प्लेसिबो लेता है तो उसके दिमाग के बिल्कुल वही हिस्से चमकते हैं जो असली दवा खाने पर चमकते हैं। एक्सपेक्टेशन मशीन मतलब हमारा दिमाग बाहरी असलियत से ज्यादा इस बात पे काम करता है कि हम क्या उम्मीद कर रहे हैं। 100%। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक बहुत ही मशहूर घटना हुई थी। घायल सैनिकों की तादाद इतनी बढ़ गई थी कि डॉक्टरों के पास मॉर्फिन खत्म हो गई। मॉर्फिन जो दर्द कम करने के लिए दी जाती है। हाँ, एक सैनिक बहुत बुरी तरह घायल था और दर्द से चीख रहा था। एक नर्स ने मजबूरी में उसे नमक के पानी का इंजेक्शन लगा दिया। सिर्फ नमक का पानी? हाँ, सादा सलाइन। लेकिन उसने पूरे भरोसे के साथ कहा कि ये शक्तिशाली मॉर्फिन है। और हैरानी की बात ये थी कि उस सैनिक का दर्द सच में शांत हो गया और वो सो गया। ओहो। उसके शरीर को एक भारी केमिकल की उम्मीद थी और उसके दिमाग ने खुद ही अपने भीतर से मॉर्फिन के बराबर का असर पैदा कर दिया। एक मिनट रुकिए, अगर ये सब इतना ही आसान है, अगर दिमाग इतनी आसानी से दर्द रोक सकता है, खुद ही दवाइयां बना सकता है, तो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इतने परेशान क्यों हैं? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। मतलब लोग थकान, स्ट्रेस, डिप्रेशन से बाहर क्यों नहीं आ पाते? क्या हम अनजाने में अपनी ही फार्मेसी से गलत दवाइयां निकाल रहे हैं? विज्ञान बिल्कुल यही कहता है। दिमाग ये तय नहीं करता कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, वो सिर्फ आपके विश्वास पर काम करता है। अच्छा, तो अगर गलत विश्वास हुआ तो? अगर दिमाग सकारात्मक उम्मीदों पर हीलिंग केमिकल्स बना सकता है, तो नकारात्मक उम्मीदों पर वो जहर भी बना सकता है। मतलब स्ट्रेस पैदा करने वाले केमिकल्स। हाँ, अगर कोई हर सुबह उठकर सोचता है कि उसका दिन खराब जाएगा या वो हमेशा बीमार रहता है, तो दिमाग इसी को कमांड मान लेता है और स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करने लगता है। मतलब हम सिर्फ सोच रहे होते हैं, लेकिन वो विचार हमारे दिमाग से निकलकर खून में घुल जाता है। बिल्कुल, और हमारी एक एक कोशिका को नुकसान पहुंचाता है। विचार कोई बुलबुला नहीं है, ये एक भौतिक सिग्नल है। और यहीं से बात और गहरी हो जाती है कि हमारी सोच शरीर की वायरिंग को कैसे बदलती है। मुझे एक स्किन एलर्जी वाली लड़की का केस याद आ रहा है। हाँ, वो मॉइस्चराइजर वाला केस। जी, उसके हाथों पर भयंकर एलर्जी थी। डॉक्टर ने उसे एक साधारण सा मॉइस्चराइजर दिया, लेकिन ये कहकर कि ये बहुत ही पावरफुल स्टीरॉयड क्रीम है, और सिर्फ 3 दिनों में उसकी एलर्जी बिल्कुल गायब हो गई। ये बहुत ही कमाल का उदाहरण है। लेकिन इसका उल्टा असर और भी डरावना है। कुछ कैंसर मरीजों को एक रिसर्च में नकली कीमोथेरेपी दी गई। मतलब उनके शरीर में कोई जहर नहीं डाला गया था? नहीं, कोई जहर नहीं, लेकिन फिर भी उनके बाल झड़ने लगे और उल्टियां आने लगी। बाप रे। सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि कीमोथेरेपी के यही साइड इफेक्ट्स होते हैं। विज्ञान इसे नोसीबो इफेक्ट कहता है। उनके बाल इसलिए नहीं झड़े क्योंकि उन्हें कोई केमिकल दिया गया था, बल्कि इसलिए झड़े क्योंकि उनके दिमाग ने इस विचार को सच मान लिया था। शरीर हर पल हमारे विचारों के प्रति संवेदनशील है। एकदम। इस पूरी प्रक्रिया को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब हमारा दिमाग कोई ठोस पत्थर नहीं है, बल्कि प्लास्टिक की तरह है,
जिसे नया आकार दिया जा सकता है। सही कहा। हम अक्सर मानते हैं कि दिमाग एक बार बन गया तो फिक्स हो गया, लेकिन असलियत में दिमाग हर नई सोच के साथ अपनी भौतिक वायरिंग बदलता है। इसके बारे में कोई रिसर्च हुई है क्या? हाँ, एक बहुत शानदार प्रयोग हुआ था। लोगों के एक ग्रुप को जिम जाकर कसरत करने को कहा गया और दूसरे ग्रुप को कहा गया कि वो सिर्फ एक जगह बैठे और कल्पना करें कि वे भारी वजन उठा रहे हैं। या बात कर रहे हैं, सिर्फ कल्पना करें? हाँ, उन्होंने पूरे फोकस के साथ विजुअलाइज किया कि उनके बाइसेप्स सिकुड़ रहे हैं। एक सेकंड, क्या आप ये कह रही हैं कि मैं सोफे पर बैठकर डंबल उठाने की कल्पना करूं और मेरे बाइसेप्स बन जाएंगे? सुनने में जादू लगता है ना? ये तो विज्ञान के नियमों के खिलाफ लगता है। बिना वजन उठाए मांसपेशियां कैसे मजबूत हो सकती हैं? ऐसा नहीं है कि आप सोफे पे बैठे बैठे बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, लेकिन रिसर्च में ये साबित हुआ कि सिर्फ कल्पना करने वाले ग्रुप की मांसपेशियों की ताकत काफी हद तक बढ़ गई थी। अरे वाह, लेकिन कैसे? इसका कारण ये है कि हमारा दिमाग किसी असली अनुभव और बहुत गहराई से सोचे गए अनुभव के बीच फर्क नहीं कर पाता। अच्छा। जब आप कल्पना करते हैं तो दिमाग मांसपेशियों को वैसे ही सूक्ष्म सिग्नल्स भेजने लगता है जैसे असल में वजन उठाते वक्त भेजता है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। मतलब इंसान का हर एक विचार एक इंजेक्शन की तरह है जिसे वो दिन भर खुद को लगाता रहता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। किताब में उस डिप्रेशन वाले आदमी का उदाहरण इसे बहुत अच्छे से साबित करता है। वो आदमी गहरे अवसाद में था, लेकिन उसने एक रूटीन बनाया कि वो हर सुबह 15 मिनट खुद को याद दिलाएगा कि मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं। और शुरू में कुछ नहीं हुआ होगा। हाँ, पहले 2 हफ्तों तक शरीर पुरानी आदतों से लड़ता रहा, लेकिन तीसरे हफ्ते तक आते आते उसकी दिमागी केमिस्ट्री बदल गई और वो डिप्रेशन से बाहर आ गया। वो असल में रोजाना सकारात्मक न्यूरोकेमिकल्स का इंजेक्शन लगा रहा था। न्यूरोप्लास्टिसिटी के नियम के अनुसार उसने स्वस्थ रहने वाले नए सर्किट्स बना लिए थे। लेकिन अगर हमारा शरीर हमारी सोच पर इतना ही प्रतिक्रिया देता है, तो कुछ लोग अपनी पुरानी दर्दनाक सोच से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? वे बदल क्यों नहीं पाते? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। इसका सीधा संबंध इस बात से है कि कोई व्यक्ति बाहरी जानकारी को किस तरह ग्रहण करता है। मनोविज्ञान इसे सजेस्टिबिलिटी कहता है। सजेस्टिबिलिटी? हाँ, जब इंसान डरा हुआ या तनाव में होता है तो उसका दिमाग लॉजिक का इस्तेमाल करना बंद कर देता है और किसी भी बाहरी सुझाव को आंख बंद करके सच मान लेता है। सजेस्टिबिलिटी को लेकर किताब में वो सांप वाली कहानी बहुत सटीक बैठती है। हाँ, वो आदमी जो सड़क किनारे खड़ा था। जी, किसी ने पीछे से जोर से चिल्लाकर कहा कि तुम्हारे पैर के पास सांप है। वो आदमी इतना घबरा गया कि दिल की धड़कन रुकने जैसी हो गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ा, जबकि वहां कोई सांप था ही नहीं। बिल्कुल। जब उसे होश आया तो देखा कि वो सिर्फ एक पुरानी मुड़ी हुई रस्सी थी। ये सजेस्टिबिलिटी की इंतहा है। सजेस्टिबिलिटी का मतलब है बिना किसी सवाल के किसी बात को पूरी तरह अपने अंदर जाने देना। उसके दिमाग ने सांप शब्द को इतनी जल्दी सच मान लिया कि चेतन मन को देखने का मौका ही नहीं मिला। शरीर ने तुरंत फाइट या फ्लाइट वाला केमिकल रिएक्शन पैदा कर दिया। बिल्कुल, खून का बहाव बदल गया और वो बेहोश हो गया। तो ये काम कैसे करती है? क्या कोई खास समय होता है जब दिमाग विचारों को बिना लॉजिक के सीधे अवचेतन में जाने देता है? विज्ञान बताता है कि हमारा दिमाग हर वक्त एक जैसी तरंगों पर काम नहीं करता। ब्रेन वेव्स? हाँ, जब हम जाग रहे होते हैं तब हम बीटा वेव्स में होते हैं, जहां हमारा चेतन मन हर बात पर सवाल उठाता है। ठीक है। लेकिन सोने से ठीक पहले या सुबह जागने के तुरंत बाद हमारा दिमाग अल्फा और थीटा वेव्स में चला जाता है, जहां लॉजिक सो रहा होता है। एकदम। और यही वो समय है जब इंसान किसी भी नए विश्वास को सबसे आसानी से स्वीकार कर सकता है। और यहीं पर डॉक्टर डिस्पेंजा एक बहुत गहरे विज्ञान की तरफ इशारा करते हैं, क्वांटम माइंड। हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। लेकिन उन्होंने एक दादा और पोते की कहानी के जरिए इसे बहुत सरल तरीके से समझाया है। बिल्कुल। पुरानी दुनिया में हम मानते थे कि सब कुछ ठोस है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ये ब्रह्मांड सिर्फ संभावनाओं का एक समुद्र है। हर चीज सिर्फ एक ऊर्जा की लहर के रूप में मौजूद है। लहर यानी वेव? हाँ, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपना पूरा ध्यान किसी एक संभावना पर लगाता है तो वो लहर सिकुड़कर एक भौतिक कण यानी पार्टिकल बन जाती है, हकीकत बन जाती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इंसान सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं है? बायोलॉजिकली और क्वांटम लेवल पर वो खुद एक क्रिएटर है। बिल्कुल, यही इस पूरे विज्ञान का सार है। मतलब अगर वो बीमारी पर फोकस करेगा तो शरीर में बीमारी पैदा होगी,
और हीलिंग पर फोकस करेगा तो शरीर खुद को हील करेगा। एकदम सही। रियलिटी फिक्स नहीं है। सवाल ये है कि आपका ध्यान कहाँ है। ये विज्ञान सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सबसे बड़ा व्यावहारिक सवाल ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इसका इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि पुरानी सोच रातों रात तो नहीं बदलती। यहीं पर इंसान के नजरिए या परसेप्शन का रोल आता है। परसेप्शन एक चश्मे की तरह है। इंसान दुनिया को वैसी देखता है जैसा उसका चश्मा है। नजरिए की ताकत को साबित करने के लिए वो एक प्रयोग किया गया था ना, महंगी और सस्ती दवा वाला। हाँ, सिरदर्द वाले 2 ग्रुप्स को एक ही खाली दवा दी गई। पहले ग्रुप को कहा गया कि ये एक बहुत महंगी और दुर्लभ दवा है। दूसरे को बताया गया कि ये आम और सस्ती दवा है। और नतीजों में महंगी दवा वाले ग्रुप ने बहुत तेजी से रिकवरी दिखाई, जबकि दोनों ने एक ही शक्कर की गोली खाई थी। उनका जो नजरिया था कि दवा महंगी है तो बेहतर काम करेगी, उसने दवा के पेट में पहुंचने से पहले ही दिमाग में इलाज शुरू कर दिया था। जो वे मान रहे थे, शरीर ने सच कर दिया। लेकिन मान लीजिए किसी का ये चश्मा बचपन से ही नकारात्मक बना हुआ है, तो वो इसे उतारे कैसे? इसका सबसे वैज्ञानिक समाधान है ध्यान, यानी मेडिटेशन। मेडिटेशन? इसे तो लोग अक्सर बस एक आध्यात्मिक चीज मानते हैं। हाँ, लेकिन न्यूरोसाइंस के नजरिए से ये अवचेतन मन में नए विश्वास बोने का सबसे सटीक तरीका है। किताब में उस औरत की केस स्टडी है जो सालों से भयंकर एंजाइटी और अपराध बोध में जी रही थी। उसने मेडिटेशन के जरिए अपनी प्रोग्रामिंग बदली। ध्यान में इंसान अपने विचारों से लड़ना बंद कर देता है। इसमें एक बहुत ही पावरफुल विजुअलाइजेशन टेक्निक है। वो दरवाजे वाली? हाँ, कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक बंद दरवाजा है। इस पार आप थके हुए और बीमारियों से घिरे खड़े हैं, लेकिन उस दरवाजे के दूसरी तरफ आपका एक नया स्वरूप खड़ा है जो पूरी तरह स्वतंत्र और शांत है। और ध्यान के दौरान इंसान को बस उस दरवाजे को खोलकर उस पार जाना है। बिल्कुल। और जब दिमाग उस गहरी अल्फा अवस्था में इसे ग्रहण करता है तो उसे फर्क समझ नहीं आता कि यह कल्पना है या असलियत। वो उसे वर्तमान की हकीकत मान लेता है और उसी वक्त नए न्यूरल रास्ते बनने लगते हैं। एकदम सही। इंसान अपने शरीर के डीएनए और बायोलॉजी को एक नए सांचे में ढाल रहा होता है। इस पूरी चर्चा ने सच में पुरानी सोच को हिलाकर रख दिया है। अगर निचोड़ निकाला जाए तो सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हमारी बीमारियां या मानसिक सीमाएं स्थायी नहीं हैं। जो चीज स्थायी है वो है इंसान का अपना यकीन। बाहरी इलाज एक सहारा हो सकता है, लेकिन असल हीलिंग अंदर से ही शुरू होती है। इंसान खुद अपनी सबसे शक्तिशाली दवा है। ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, बल्कि एक साबित किया हुआ बायोलॉजिकल फैक्ट है। बिल्कुल। तो अब जब हम इस चर्चा के अंत पर आ गए हैं, मेरे मन में एक बहुत ही गहरा सवाल उठ रहा है। बताइए। ये बात किताब में सीधे तौर पर नहीं लिखी है, लेकिन अगर हम आज के इस विज्ञान को एक कदम आगे ले जाएं, जरा सोचिए। हाँ? अगर केवल एक इंसान का पक्का विश्वास उसके डीएनए को इतना बदल सकता है कि वो कैंसर को हरा दे, तो क्या होगा अगर एक पूरा समाज या पूरी दुनिया सामूहिक रूप से किसी एक सकारात्मक सच्चाई पर यकीन करने लगे? ओह, ये तो बहुत ही गहरी सोच है। क्या ये प्लेसीबो इफेक्ट सिर्फ एक शरीर तक सीमित है, या हमारी सामूहिक सोच पूरी दुनिया की हकीकत को फिर से लिखने की ताकत रखती है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।